टॉपिक है वो है कि फिजिक्स के पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें सरल परिपथ सिंपल सर्किट के बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला डेफिनेशन आता है वो है विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है ना। और उन किसी बाहरी परिपथ पे एक विभव की स्थापना करती है, जिससे उस परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह होती रहती है, ठीक है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होती है और द्वितीयक सेल होती है। प्राथमिक सेल क्या होती है? वो रिचार्जेबल नहीं होती है और इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल सेल होती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है विद्युत वाहक बल। अब इसके अंदर एक बल है, मतलब देखो विद्युत वाहक बल क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा बैटरी है ना जी, एक टर्मिनल है प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस। तो और ये बाहर का सर्किट है, बाहर का सर्किट है, ठीक है ना, ये बाहर का सर्किट है, ठीक है। तो ये जो बैटरी है वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना काम करेगा उसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल, अर्थात ई से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ई होता है W/Q, मतलब जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, ये हमारा ई है, ठीक है ना। मतलब किसी टर्मिनल के, मतलब किसी परिपथ के एक बिंदु, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक आवेश के को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद होता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, या फिर उसे कहते हैं हम लोग सेल का टर्मिनल विभवांतर, नॉट वेलोसिटी, वोल्टेज है जी। तो टर्मिनल विभवांतर होता है, उसका मतलब होता है, उसका मतलब यही होता है, उसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है किसी बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक परिपथ से गुजारने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, विभवांतर, विभव कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब इस बैटरी के अंदर हमें पता है लिक्विड है, क्या है, कुछ भी भरा है, कोई लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, जो भी बैटरी होगा उसमें मेटल भरा होगा, जिसे अपघटय कहते हैं, ठीक है ना। अब वो अपघटय भी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। देखो, करंट इलेक्ट्रॉन बाहर में तो गया प्लस से माइनस, और अंदर में गया माइनस से प्लस। तो जब ये अंदर में जब ट्रेवल कर रहा होगा तो इसे एक प्रतिरोध फील कर रहा होगा, पड़ रहा होगा, उसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पे जो प्रतिरोध लग रहा है वो लग रहा है स्मॉल r, और ये है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। स्मॉल r को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल r हमारा क्या है? वो है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। तो जो हमारे पास जो बैटरी है उसका जो ईएमएफ है वो ई है ना, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर है, और जो बाहर का प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है। तो आई हमारा क्या होता है? कुल विभव, मतलब जो हमारा विभव है वहाँ, ये यहाँ कितना है? बैटरी का विभव जो कि ई है, अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि कुल प्रतिरोध बटेगा कुल कुल विभव बटेगा कुल प्रतिरोध। हाँ जी, तो विभवांतर बटेगा प्रतिरोध, क्या होगा? विभव बटेगा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसी को लिख सकते हैं आई आर प्लस आई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ई। अब हमको पता है ओम्स लॉ से कि जो आई होता है वो वी आर, आई वी होता है वो आई आर होता है। तो इसमें आई आर जो होगा वो होगा आई आर प्लस वी इज इक्वल्स टू ई होगा, है ना। तो इसको हम अगर ई को उधर भेज, वी को उधर भेज दे, तो ई माइनस वी इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। और जो आंतरिक प्रतिरोध के साथ जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो होगी आई वी माइनस वी बटे का आर, ठीक है ना। आई वी माइनस वी, ई माइनस वी बटे का आर, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि जो R है वो है E माइनस वी अपॉन का I, मतलब कुल जो धारा प्रवाहित हो रही है वो, और E माइनस वी अपॉन का I, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, और इसे हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसमें IR को क्या लिख दूँ? V अपॉन R लिख दूँ, क्या लिख दूँ? V अपॉन का R लिख दूँ, तो ये R हो जाएगा E माइनस वी
अपॉन वी अपॉन आर, ये आर उठ के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर इज इक्वस टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू का आर। ये हमारा हो गया आंतरिक प्रतिरोध की डेरिवेशन, वो क्या है, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा सेल का संयोजन। क्या है, सेल का संयोजन, ठीक है ना, सेल का संयोजन क्या मतलब सेल का संयोजन, इसका मतलब है, सेल का संयोजन का मतलब ये होता है कि अब हमारे सेल दो तरीके से जोड़े जा सकते हैं, या तो हम उन्हें समांतर में जोड़ें, है ना, समांतर क्रम में जोड़ें, ठीक है, या हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ें। कहे जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में अगर हम इसे जोड़ते हैं तो क्या होगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर समांतर क्रम है तो ये आपका बैटरी है जिसका एक ईएमएफ है, ठीक है ना, और उसमें एक क्या है, वो एक रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, हाँ जी, एक आंतरिक प्रतिरोध है ना। तो एक यहाँ पे ई है और एक यहाँ पे आर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा दूसरा बैटरी, ठीक है ना, जिसका ईएमएफ है और उसका आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसे करते करते टोटल एन ऐसे करते करते टोटल एन बैटरीज हमारे सर्किट में लगी हुई है, ठीक है ना, जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध बताना है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है और एक यहाँ पे कुंजी है जिसे की कहते हैं। तो इसमें आपको पता है कि समांतर श्रेणी में ई क्या होता है, वो होता है नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। वोल्टेज तो नहीं बदलता है तो ई इसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमारे पास जो आर होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, वो होगा 1 का आर इज इक्वल टू 1 का R1 प्लस 1 का R2 प्लस 1 का R3। ऐसे करते करते एन टाइम तक होगा, ठीक है ना, ऐसे करते करते एन टाइम तक होगा। इसका मतलब जो हमारा 1 का आर है वो एक्चुअल में अगर सारा प्रतिरोध बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा n का आर हमारा एलसीएम ऊपर उतना ही आएगा जितना इसका n है। तो जो आर क्या होगा, वो होगा आर इज इक्वल टू आर अपॉन का एन होगा, ठीक है ना। और इस आर को हम उठा के कहाँ पुट करेंगे, आई वाले फॉर्मूले पुट करेंगे, क्योंकि हमें आई पता करना है, ये समांतर कैसे आई होगा। तो जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा ई अपॉन का कैपिटल आर प्लस आर अपॉन एन। तो अब एन ट्रांसफर होगा तो आई अब हो जाएगा, एन का एलसीएम लेंगे तो एन ई अपॉन का एन आर प्लस आर। ये हमारा हो गया करंट हो गया जो इस केस में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये समांतर वाले केस में, ठीक है। फिर बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की, बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि पॉज करोगे, क्या है, समांतर श्रेणी में जो हमारे पास अब बैटरी लगेगा वो लगेगा एक के बाद एक लगेगा, ठीक है ना। वो क्या लगेगा, वो ये लगेगा कि एक बैटरी फिर दूसरा उसका आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका E1 R1 E2 R2 ऐसा करके सब में है, E1 E1 यहाँ भी E1 E1, बट चूंकि ये बराबर है समांतर को तो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फिर इसका ऐसे करके n यहाँ प्रतिरोध जुड़ा रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध है, और वो बैटरी है। हर जैसे घर में बैटरी लगी होती है 3-4 बैटरी का जुड़ा होता है, वैसे ही करके ये भी है। तो इसका जो विभव होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और ऐसे करते करते एन टाइम, ऐसे करते करते एन टाइम। उसके बाद फिर जो आर होगा वो तो हमें पता है क्या होता है, वो होता है सम, इसका भी सम होते होते आर एन टाइम करके होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो हमारा बस फार्मूला तो होता है आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस का स्मॉल आर। तो इसमें आप पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, E1 प्लस का E2, ऐसे करते करते En अपॉन का R प्लस का R1 प्लस का R2, ऐसे करते करते Rn तक ही जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा विद्युत धारा किसी समांतर श्रेणी में, ठीक है। अगर सारे ई बराबर है तो यहाँ पे N हो जाएगा, और अगर सारा R बराबर है तो NR हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा NE अपॉन का R प्लस NR, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, विद्युत धारा हो गया किसी के लिए, ठीक है ना, जिसका समांतर श्रेणी में स्थित है। ये दो संयोजन है, इन दो संयोजन से ये क्वेश्चन पूछ सकता है
कि इसका व्युत्पत्ति करना है। मिक्स वाले को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मिक्स वाले का बहुत वेटेज कम होता है और उसका कुछ खास चांस नहीं आने का, बट यहाँ तो मुझे सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व, अब यहाँ से अगला नियम है किरचॉफ्स के नियम, ठीक है ना। क्या है? किरचॉफ्स के नियम है। किरचॉफ्स के नियम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स के नियम ये कहते हैं, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ वो ये कहता है कि किसी संधि मतलब किसी ज्वाइंट पर, किसी कोई ज्वाइंट है, अगर उस ज्वाइंट पे जितने भी करंट आ रहे हैं प्लस जितने भी करंट जा रहे हैं उसका समेशन होगा जीरो। क्या होगा? मतलब किसी पॉइंट पे द करंट इनपुट प्लस करंट आउटपुट इज होल इज इक्वल टू जीरो। तो जितना भी हमारा वैल्यू का करंट आ रहा है प्लस जा रहा है किसी पॉइंट से, तो उस आने वाले प्लस जाने वाले का जो समीशन होगा, समीशन ऑफ आई वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। यही है मतलब इसका। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ये ड्रॉ करोगे, तो छोटा सा कुछ भी ऐसे मन से तो ड्रॉ कर दो, कोई बाउंडेशन रूल नहीं है। और समीशन ऑफ आई को जीरो, और संधि फिर नियम में लिखोगे कि किसी संधि से होकर गुजरने वाले कुल पर विद्युत कुल धारा की योग शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। तो ऐसा आप करके इसको डिफाइन कर दोगे। फिर दूसरा लॉ ये कहता है, अब इसी का, ये तो फर्स्ट लॉ था, हाँ जी, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि कुल किसी परिपथ में किसी लूप में, मतलब अगर किसी लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सारे वोल्टेज और करंट मिलके जीरो होने चाहिए। मतलब कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत धारा का गुणनफल शून्य होना चाहिए, ठीक है ना, या वो विभव के बराबर होना चाहिए, हमारा कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी परिपथ के बंद पास से गुजर रहे विद्युत धारा और उस पे उपस्थित प्रतिरोध के गुणनफल का योग बराबर होता है किसके? विभव के बराबर होता है, ठीक है ना। विभव के बराबर होता है, कुल विभव के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा समेशन ऑफ आई आर होता है वो होता है, वो क्या होता है? वो वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हमारा किरचॉफ का, और इसी से हमारे क्वेश्चंस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि हमारी ड्राइंग है, हम ड्रॉ कर लिया। अब इस ड्राइंग में आपने देखा कि हमारे पास एक वोल्टेज 4, वो एक बैटरी 4 वोल्ट की और एक बैटरी 6 वोल्ट की है, और सवाल ये पूछा है कि 8 ओम्स वाले में कितना विभव उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक I1 करंट है और इसके लिए एक I2 करंट है, और इस वाले लाइन में I1 प्लस का I2 जाएगा, और यहाँ पे I1 इधर से आ जाएगा और I2 इधर से आ जाएगा। ये एक लूप है और ये एक बंद पास है, जो बंद पास कहा जाता है ना वो है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक ना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन क्लास करते हैं, ठीक है। ये जो आंसर है क्लासेस के, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर क्या करना है उसका? ये करना है कि पहले वाले से देखते, इस वाले पास को देखो तो क्या है? 8I1 प्लस I2, 8I1 प्लस 8I2, है ना, 8I1 प्लस 8I2, और फिर ऊपर जा रहा है ना करंट, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, प्लस 4I1 प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 4, है ना जी, ये दिख रहा है हमें। अब इसको हम सॉल्व कर लें अगर, तो 8 4 12 2, 8 4 16, तो ये हो गया 16I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एक सर्किट एक वो हो गया, कनेक्शन हो गया। नीचे वाले में अगर हम देखें तो उसमें भी फिर से 8I1 चल रहा है, तो 8I1 प्लस 8I2 और फिर I2 प्लस 4I2 मतलब 5I2 इज इक्वल टू 6 वोल्टेज, 6 वोल्ट, मतलब ये हो गया 8I1, 8 2 10 3 13, तो 13I2 प्लस 8I1 इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, अब उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 4 को हटा दूं तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। अच्छा अब देखो यहाँ पे 8I1 है और यहाँ पे 4I1 है, मतलब अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो मतलब ये हो गया 13I2
प्लस 8i1 इज इक्वल टू 6 एंड देन 4i2 प्लस 8i1 इज इक्वल टू 2 माइनस 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 ये दोनों कट जाएगा। आपको लिखना है यहाँ पे, मैंने कुछ बात लिखा नहीं है बिकॉज स्पेस कम है, तो चाहता हूँ एक बोर्ड पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। और देखो ये वन बोर्ड क्लासेस है, ठीक है, वन बोर्ड क्लासेस सारा टॉपिक एक बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना, हर टॉपिक में एक बोर्ड पे लाता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया 9i2 इज इक्वल टू 4, तो हमारा i2 क्या हो गया 4/9। अगर i2 मिल गया है तो इस i2 की वैल्यू को हम कहीं पुट कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो मैंने इसको पुट कर दिया, i2 को यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो गया i2 वैल्यू। चलिए, तो i2 i1, ठीक है, 4i1, तो 4 देखिए 4 यहाँ पे क्या हो गया 4i1 प्लस 4 टू 8i8/9 इज इक्वल टू 1, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4i1 प्लस एंड देन इट विल माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9, तो i1 हो जाएगा हमारा 1/36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हमारा 1/36 हो गया है तो हमारे पास अब हमारे पास जो विभव है उस 8 वाले में वो ये विभव है इतना इंटू इतना, तो जो विभव है वो है i1 प्लस का i2 इंटू का 8 इज इक्वल टू वोल्टेज इन 8 वाले में, तो वोल्टेज जो है i1 कितना है हमारा वो है 1/36 प्लस 4/9 1/36 प्लस 4/9 एंड देन 1/9 इट इज इंटू 8 इट इज इक्वल टू v, तो एलसीएम क्या है 36 एलसीएम हो जाएगा, तो जो 1 प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 9 से 36 तो 16, देन 17 इंटू का 8 इज इक्वल टू v, देन नाउ ये कितना हो जाएगा तो v हो जाएगा हमारा 17 का इंटू 17 इंटू 4 2 8 एंड 4 9 36 दैट इज 34/9 विच इज इक्वल टू 3.7, 9 से 27 and carry 6 20 10 27 20 plus 7 70 carry, then 9 से 3 plus 7 plus 0 70, 9 से 3 तो ये रिपीट होगा, तो 3.78 का विभव हमारा बीच वाले उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी आपकी चैप्टर 2 है, वेरी सिंपल है ना। तो क्या है ये हमारा है यूनिट सेकेंड, हाँ जी, यूनिट सेकेंड सिंपल सर्किट, हाँ जी, सिंपल सर्किट फिजिक्स पार्ट 2, हाँ जी, पार्ट 1 सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है जिसको हमने पढ़ा और टोटल पूरा फुल चैप्टर है आपका जो आने वाला है, ठीक है। चलिए इसमें से देख लेना।